नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर के आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां पर आप घर बैठ करके बेहतर इलाज पा सकते हैं। आपको बता दें कि आज से युद्ध स्तर पर यूपी में वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। प्रदेश के 18 बड़े जिलों में 18 प्लस आयु से लेकर के 45 वर्ष की आयु को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। और ऐसे में आपके मन में वैक्सीन को लेकर के जो भी सवाल हैं, वैक्सीन आखिरकार कितनी जरूरी है, कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा। देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों और अधिकारियों का एक पैनल है, जिनसे आप सीधे बात करके वैक्सीनेशन से जुड़ी अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने जवाब हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011 पर, हमारे कोड नंबर उसके आगे 61362072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। लखनऊ से हमारे साथ में एसएस हार्ट केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर साजिद अंसारी होंगे और साथ ही साथ जुड़ेंगे इटावा से ईएनटी के क्लिनिक के एमएस डॉक्टर एनके यादव साहब। वहीं जालौन के उरई से सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ल भी जुड़ेंगे। इनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आप हमारे टेलीफोन नंबर 011 जो कि हमारे कोड नंबर, उसके आगे हमारे टेलीफोन नंबर 613620 और इस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज से वैक्सीनेशन अभियान जो है वो तेजी के साथ चलाया जा रहा है और हम आपको बता दें कि राहत भरी खबर यह भी है कि प्रदेश में पिछले 9 दिनों में 76,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। आज से 11 और जिलों में 18 प्लस उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का जो है आगाज, और इसी के साथ ही एक उम्मीद यह है कि कोरोना की लड़ाई को हम बहुत जल्द जीत जाएंगे अगर आप एहतियात का पालन करते हो, अगर आप वैक्सीन लेते हैं, अगर आप मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं। तो हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, सबसे पहले एके यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एके यादव एमएस हैं, ईएनटी क्लिनिक इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। और जैसे जैसे और बाकी के मेहमान भी जुड़ेंगे उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाता चलूंगा, लेकिन सबसे पहले यादव साहब आप ही से सवाल कि आखिरकार वैक्सीनेशन कितना जरूरी है हर लोगों के लिए, क्योंकि लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां, उस पर धीरे धीरे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम सवाल कि कितना जरूरी वैक्सीनेशन है। आपने ये जो स्टार्ट किया है, इससे डायरेक्ट मरीज हमसे जोड़ सकते हैं और इसके लिए आपको शुक्रिया। रही बात आपके दूसरे सवाल की, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम में जबकि हमारे पास अभी ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है कि हम वायरस के ट्रीटमेंट के लिए क्या दे सकते हैं। उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत के बाद वैक्सीन बनाई है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई है और वो रिकमेंडेड भी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके 18 साल से ऊपर के लोग इसको लगवाएं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम में जबकि इस समय काफ़ी समस्याएं चल रही हैं और वैक्सीनेशन हमारे पास एक मुख्य हथियार के रूप में है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया और सबको ये बहुत जरूरी है। हम भी इंडिया न्यूज के जरिए अपील करना चाहते हैं तमाम दर्शकों से कि वे अपना टीका जरूर लगवाएं। जैसे ही उनका नंबर आए पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, टीका लगवाएं, क्योंकि टीका जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। आपको टीका लगवाने के बाद कोरोना अगर होता भी है तो वो आपको नुकसानदायक, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जैसे आप बता रहे हैं, बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साजिद अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं आप एसएस हार्ट केयर सेंटर के लखनऊ के। साजिद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि क्या आप कहना चाहेंगे, आज एक 18 प्लस वालों के लिए ड्राइव का आगाज बड़े तौर पर कर दिया गया। 18 से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं और उनको आज से 11 और जिलों में इसकी शुरुआत हो रही है। क्या अपील करना चाहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों से? थैंक यू। आई थिंक ये लाइव प्रोग्राम है तो बड़ी अच्छी बात है कि हम डायरेक्ट अपने श्रोता से इंटरेक्ट कर पाएंगे। देखिए, जब कोई भी बीमारी हो, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज हो,
तो उसके दो पार्ट पे बात करना चाहिए। एक तो उसका प्रिवेंटिव पार्ट, और हो गया तो उससे कैसे बचेंगे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव एक ऐसा मुहिम है जो कि कोरोना होने से बचाता है आपको। इफ यू आर वैक्सीनेटेड टिल सेकेंड डोज एंड देयर इज एंटीबॉडी आफ्टर यूजुअली आफ्टर 2 वीक ऑफ सेकेंड डोज। बात ये आ रही है, और सही भी है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको फुल डोज वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ है। लेकिन डिफरेंस इसमें ये इंपॉर्टेंट आता है कि अगर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड बंदा है तो उसकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाती है, यानी जो बीमारी की सीवियरिटी होती है वो कम होती है और मृत्यु दर कम पाया गया है, इसलिए कि उसमें एंटीबॉडी बनी होती है और उस इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ गई होती है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव एक ऐसी मुहिम है जो प्रिवेंटिव पार्ट पे भी काम करती है आपके, और अगर जो मर्ज हो गया तो उस मर्ज की सीवियरिटी को भी कम करने के काम आती है। जी डॉक्टर के यादव साहब, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं, और कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं, और एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ब्लैक फंगस को लेकर के भी लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र किया गया है। ल्यूकोमाइसिस आखिरकार क्या है? क्या आप हमारे दर्शकों को ये समझा पाएंगे थोड़ा विस्तार से? इससे कैसे बचें हम, कैसे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए हेमंत जी, म्यूकर एक तरीके का फंगस है जो मुख्य रूप से जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज यानी कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, ऐसे मरीजों में बहुत तेजी से फैलता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल कोरोना का असर उनसे ज़्यादा है जो कि पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या फिर और भी क्रोनिक डिसीजेज हो गई। ऐसे मरीजों में अगर ये मरीज कोरोना से ग्रस्त होते हैं और उनको हम ज़्यादातर केसेस में थोड़ा सा ज़्यादा सीवियरिटी भी देखी गई है, ऐसे केसेस में मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मरीजों को हम रिकमेंड करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। और जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ही होता है, और उसमें हमें प्रायः स्टेरॉइड की भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम स्टेरॉइड देते हैं तो स्टेरॉइड का एक मुख्य रूप से साइड इफेक्ट होता है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। ऐसी कंडीशन में जिसको पहले से इम्यूनिटी डाउन है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें इस फंगस का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना जो होता है वो हमारा ड्रॉपलेट से हमारे मुंह से और नाक से जब जाता है तो जो संक्रमण फंगस का होता है वो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि नाक से ही स्टार्ट होता है। जो हमारी नोज है इसमें पहले से जो है पहले फंगस आ जाता है, और क्योंकि साथ में हमारे ऑक्सीजन भी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन भी चल रही होती है, तो उसको एक मीडियम मिल जाता है ग्रो करने का। तो ऐसे में फंगस बहुत तेजी से ग्रो करता है, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बहुत तेजी से ग्रो करना और आगे के टिश्यूज को भी इफेक्ट करना। तो फंगस नाक से बहुत ही तेजी के साथ 2-4 दिन के अंदर ही साइनसेस में पहुंच जाता है, हमारे अगल बगल जो साइनसेस होते हैं, और उसके बाद वो सीधा ब्रेन तक जाने का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए मेरा ये विनती है कि कोई भी मरीज जिसमें कि नाक के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि नाक का ब्लॉक होना और चेहरे में सूजन आना, या फिर डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। इस पर ब्लैक फंगस पर हम विस्तार से बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अली, बिहार से इस वक्त टीवी देख रहे हैं और हमें फोन कर रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर, मुझे 1 तारीख को फीवर आया था। 1 तारीख को जी 1 तारीख को फीवर आया था, लेकिन मेरा फीवर जो है फीवर खत्म हो गया, और मेरी उम्र लगभग 47 है, और मैं बीपी और शुगर से भी व्यस्त हूँ। मैं इंजेक्शन दिला सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं ना होगा? साजिद साहब, इसका क्या जवाब है? डॉक्टर साजिद, आपने सवाल सुना? यस जी बताइए। यस मैं यहाँ तक कैच कर पाया हूँ कि ही इज 47 ईयर ओल्ड, ही इज डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव। 1 तारीख को फीवर आया था। अब क्या इनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि नहीं है? यूजुअली जो कोविड की नेचुरल हिस्ट्री है, अगर उसमें देखेंगे तो यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई मीन नियरली 10 डेज। तो जो कोविड के डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं, फर्स्ट 5 डेज इज जस्ट सिंपल माइल्डल फॉर्म, सेकेंड स्टेज स्टेज 2, जबकि साइटोकाइन सर्ज होता है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बढ़ते हैं, उस वक्त कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है जो सेकेंड वीक होता है। तो आई थिंक यू आर ऑन द 10th डेज
तो ये कह सकते हैं मेडिकल साइंस में नो वन कैन गारंटी, इवन यू मी एनीवन इज सेफ, बट रिलेटिवली आप उस डेंजर पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं। बट यू शुड फॉलो ऑल द मेडिकेशन जो आपके लोकल फिजिशियन ने एडवाइज किया हो, जी। एंड ऑन द सेम टाइम दिस इज वेरी नेसेसरी टू योर कंट्रोल योर ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर वेरी टाइटली। ये बहुत ही जरूरी है। इस एज में अक्सर फिजिशियन आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, कुछ एंटी प्लेटलेट और स्टेटिन ग्रुप की दवाइयाँ चलाते हैं जो कि हाइपर कोआगुलेबल स्टेट और एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी होती हैं, जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में सहायक होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको चल ही रही होगी। तो आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट रखें। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो उसका जो वल्नरेबल फेज होता है स्टेज 2, जिसमें लंग में इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसको तकरीबन आप पार करने के करीब थे। और इन्होंने पूछा कि क्या अब ये वैक्सीन ले सकते हैं? नो 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 नो, अभी नहीं ले सकते हैं। एनी एक्यूट इन्फेक्शन फीवर बिकॉज ऑफ कोविड, नॉन कोविड जी। नहीं लेना है। जो कोविड हुआ है तो एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर 6 to 8 वीक। जी मोहम्मद अली साहब, उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कानपुर से दिनेश हमें फोन कर रहे हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका भी। क्या जानना चाह रहे हैं आप? सवाल पूछिए। अरे सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ रहती है, सर में दर्द रहता है हल्का हल्का सा जी। और कभी कभी खुश्की भी आती है सर। आपको दोनों डोज लग चुके हैं? सर एक लगा अभी। एक लगा है। एक यादव साहब। हाँ जी, आपको पहला डोज कब लगा हुआ है? पहला डोज सर मुझे लग गए अगर 17 दिन हो गए। 17 दिन हो चुके हैं। और आपको ये सर में दर्द लगातार बना हुआ है? जी सर, जब कभी पैरासीटामोल ले लेते हैं तो फिर रिलैक्स हो जाता है। ओके, इसके अलावा कोई और लक्षण आपको दिख रहे हैं, ऐसे कोई बुखार आना लगातार या फिर खांसी जुकाम इस तरह की कोई? नहीं सर, कभी कभी क्या होता है सर, खुश्की सी आती रहती है। खुश्की नाक में खुश्की आती है कि मुंह में? कहाँ, गले में? मुंह में सर। मुंह में खुश्की आती है जी। देखिए, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो भी वैक्सीन की वजह से दिक्कतें होती हैं वो ज्यादातर 1 या 2 दिन तक ही रहती हैं। उसमें हल्का सा फीवर हो सकता है, छोटी मोटी गले में खराश वगैरह ऐसी आ सकती है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। और जहाँ तक सर में दर्द की बात है, तो अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो आपको एक बार फिजिशियन से संपर्क करना होगा कि ये क्यों हो रहा है ना। और इसमें बिल्कुल सर, हल्का सा होता है, नॉर्मल सा, हल्का सा नॉर्मल सा है, ठीक है। तो इसकी और भी वजह हो सकती है, आपका खान पान, आपकी दूसरी दिक्कतें। इसलिए एक बार फिजिशियन से राय लें, आपका एक बार चेकअप हो। तो डॉक्टर साहब, क्या अब इनको जाकर के अपना टेस्ट करवाना चाहिए कोविड का? देखिए, इसमें लक्षण केवल सर में दर्द के लिए तो हम लोग नॉर्मली नहीं रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आप जाएंगे और उसके बाद भी थोड़ा सा रिस्क रहता है, आप बाहर निकलेंगे। और अगर, लेकिन अपने ऊपर वॉच रखिए। अगर सिम्टम्स और आते हैं, जैसे कि खांसी जुकाम या बुखार का आना शुरू हो, इस तरह की चीजें अगर होनी शुरू होती हैं, तो फिर डेफिनेटली आप टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में फ़ोन किया और आपको जवाब मिल चुका होगा। और अभी आप एहतियात बरतें, पूरी तरह से घर से बाहर नहीं निकलें। एक और दर्शक हमारे साथ है, शुभकांत जी, पटना से हमें फ़ोन कर रहे हैं। शुभकांत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, एक पेशेंट है 23 इयर्स का जी। उसको लूपस है, SLE। जी। क्या वो वैक्सीन ले सकती है या नहीं ले सकती है? डॉक्टर साजिद अंसारी। यस, आई थिंक जी। SLE डायग्नोज केस है, तो ये ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें स्टेरॉइड वगैरह बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो एक वैक्सीन का जो कंट्रा इंडिकेशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में यूज नहीं करना है इसको। तो अगर जो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड पे हो और इम्यूनो सप्रेसेंट पे हो तो उस वक्त कॉशियस रहना चाहिए। तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उनके SLE का ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि किस डोज ऑफ स्टेरॉइड पर रखें और क्या इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट चल रही हैं उसको इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको वैक्सीन ड्राइव पे जाना चाहिए। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें आप, और उसके बाद अगर डॉक्टर कहें तो इसमें जो 2 दवाइयां चलती हैं, मेनली स्टेरॉइड और इम्यूनो और जो इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जी, इसलिए जरूरी है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए।
चलिए शुभकांत जी, शुक्रिया आपका, और आपने हमें फ़ोन किया। हम लगातार दर्शकों के फ़ोन ले रहे हैं। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहे हैं, तो आपकी अगर कोई समस्या है वैक्सीन को लेकर के, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर ए के यादव, हम लगातार बात कर रहे थे, वापस उसी पर लौटते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर के आप लक्षण बता रहे थे जी। जी, आजकल बहुत ज़्यादा ये इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि ब्लैक फंगस कोरोना पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत तेजी से जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जिनका इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, उनमें करता है। और ज़्यादातर केसेस में इसकी शुरुआत नाक से होती है। तो अगर मरीज को कुछ लक्षणों पे ध्यान देना है, और डॉक्टर, ऐसे मरीज ज़्यादातर एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर्स भी उनकी केयर रखते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। तो ऐसे केसेस में ये ध्यान देना है कि नाक में कंजेशन तो नहीं बढ़ रहा है, यानी नाक बंद होना तो नहीं शुरू हुआ है, चेहरे का कलर तो नहीं बदल रहा है, कुछ ब्राउनिश जैसा कलर तो नहीं आ रहा है, चेहरे में सूजन तो नहीं आ रही है। ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं जो कि हमें बताते हैं कि फंगस हमारे अंदर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर फीवर लगातार आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हम रिकमेंड करते हैं कि एक बार नाक की एंडोस्कोपी को, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उसको देख पाएं कि ये वाकई फंगस है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो उसके बाद हम उसकी वहाँ से एक सैंपल लेते हैं और जांच करा के कंफर्म करते हैं। शुरुआती स्टेज में इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने देर की तो ये ज़्यादा समय नहीं देता है ब्रेन तक जाने में और डेथ तक के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको शुरुआती स्टेज में डायग्नोज करना। और इसके साथ साथ आपकी जो पहले से कंडीशन जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है साथ में। और फिर हम आगे के टेस्ट वगैरह भी कराते हैं ऐसे केसेस में, यानी कि आपकी किडनी सही फंक्शन कर रही है कि नहीं, आपका लिवर सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि इसमें जो हम दवाइयाँ देते हैं उनका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, खासकर किडनी वगैरह पे, जैसे कि एम्फोटेरेसिन भी हम खासकर रिकमेंड करते हैं ऐसे केसेस में। तो ये सारी चीज़ें भी कराना पहले से ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है वर्तमान समय में कि ये फंगस ऐसा इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें तुरंत हमें कभी कभी अगर फंगस ग्रो कर गया है, वो टिश्यू को क्या करता है कि डेड टिश्यू बोलते हैं, इसे नेक्रोस टिश्यू बोलते हैं, वो करना शुरू कर देता है। और ऐसी कंडीशन है, वो नेक्रोस टिश्यू जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही है, उसको हमें निकालना पड़ता है, यानी कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी पड़ती है। उसके बाद दवाइयाँ भी चलानी पड़ती हैं। तो इसलिए इसको शुरुआती स्टेज में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई सावधानियां रखने की जरूरत है, खासकर डायबिटिक पेशेंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिन्हें बहुत दिनों से कोई बीमारी चल रही है। जी डॉक्टर साजिद, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, चूंकि हम जिक्र कर रहे थे वैक्सीन का, और वैक्सीन लेने से पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनको, एक सामान्य व्यक्ति अगर वैक्सीन लेने जा रहा है, उसको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, या फिर अगर कोई पेशेंट है, किसी गंभीर बीमारी का मरीज है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो या फिर दूसरी, उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? ठीक है, आई थिंक बढ़िया सवाल है ये। एक तो एज वाइज क्राइटेरिया ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको गाइडलाइन में दे दिया है। दूसरी, जब हम वैक्सीन लेने जा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखें, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम, एक्यूट मैंने वो समस्या इस वक्त हमें चल रही है, सपोज दैट सिंपल फीवर है विदाउट कोविड है, उस दिन मुझे हेडेक हो रहा है, उस दिन मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, उस दिन मुझे माइल्जिया है, उस दिन एपिगैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है, तो प्लीज उस दिन लेने ना जाएं। आप मेंटली और फिजिकली उस दिन स्टेबल रहें। दूसरी बात ये आती है कि जो क्रॉनिक पेशेंट जैसे डायबिटिक हैं जी, यूजुअली शुगर और बीपी को कंट्रोल रखते हुए जाया जाए तो ये अच्छी बात है। बहुत अनकंट्रोल ब्लड शुगर हो तो ये बात ठीक नहीं है। तो जब कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो तो उसमें आपको नहीं जाना है, आपको हीमोडायनामिकली, फिजिकली, मेंटली अपने को स्टेबल रखना है जी। अब वैक्सीनेशन के बाद की अगर जब बात करें तो कुछ इमीडिएट साइड इफेक्ट आते हैं। लोकलाइज पेन होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, माइल्जिया होती है, यानी शरीर में दर्द होता है, डिजीनेस होता है, चक्कर आना, ये सब चीजें होती है, बट दैट यूजुअली लास्टिंग अप टू 48 आवर। जी, उसके बाद ये चीजें नहीं होती हैं। एक दो बार, कई बार ऐसे भी कॉल आते हैं हम लोगों के यहाँ कि हमने वैक्सीन तो ले लिया है, उसका अगले दिन से तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4 दिन बाद मुझे फीवर शुरू हो गया और 7वें दिन कोविड कराया तो मेरा पॉजिटिव आ गया। जी, इज इट वैक्सीन यूज? नो, नो एंड नो।
कॉन्कॉमिटेंट इन्फेक्शन भी तो हो सकता है कि वैक्सीन से पहले आपको इन्फेक्शन हुआ था, तब सिम्टम नहीं थे, आप वैक्सीन लेने गए, आप सक्सेसफुली वैक्सीन लिए और उसके बाद आपके सिम्टम इवॉल्व किए, जी। क्योंकि पहली डोज से इतनी एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है कि जो आपको प्रोटेक्ट करे। तो वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड जो सिम्टम होते हैं यूजुअली अप टू 48 आवर होते हैं, उसके बाद जो है मोस्ट ऑफ टाइम नहीं। जी, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और अपने डॉक्टर को सब तमाम पहले बातें बता देनी चाहिए कि उनको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है या किसी तरह के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। ये बातें तमाम पहले बता देनी चाहिए वैक्सीन लेने से पहले। आपकी करंट मेडिकल सिचुएशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आपको कोई ड्रग एलर्जी स्पेशली है तो उस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपने डॉक्टर को एक्सप्लेन करें, वहाँ पे बताएं। जी, डॉक्टर ए के यादव, एक मेरा सवाल यह है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, क्या उन्हें भी कोई एहतियात बरतने की जरूरत है पहले वैक्सीन लेने से पहले? देखिए, कई सारी स्टडीज चल रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडीज अभी इन सारी चीजों का जो एसोसिएशन है कोरोना के साथ, उसको लेके अभी बहुत ज्यादा चीजें हमारे सामने नहीं आई हैं, एविडेंसेस हमारे सामने नहीं है। लेकिन जो अभी तक की स्टडीज हुई हैं जी, इसमें हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है उसमें जो नॉर्मल व्यक्ति है उसकी तुलना में एंटीबॉडीज वैक्सीन लेने के बाद कम बन सकते हैं। ऐसा बताया गया है, इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड है। जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं यादव साहब, एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, कुणाल जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर, मैंने वैक्सीन लगवा रखी है जी, लेकिन उसके बाद मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करें? उसको दवाई लें या वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा? ए के यादव साहब, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन्हें? क्षमा चाहता हूँ, मैं आवाज सुन नहीं पाया इनकी। कुणाल जी, आप एक बार फिर से दोहराएंगे अपना सवाल? सर, मैंने वैक्सीन लगवाई थी। कब लगवाई आपने? ये 20 तारीख को। 20 तारीख को आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ, लेकिन उसके बाद एक फीवर हुआ था 2 दिन के लिए, लेकिन अभी खांसी नहीं जा रही, खांसी है थोड़ी छोटी छोटी। ए के यादव साहब, इन्होंने 20 तारीख को वैक्सीन ली, उसके बाद इनको खांसी लगातार आ रही है और 1-2 दिन के लिए उनको बुखार आया था, बुखार अब नहीं आ रहा है लेकिन खांसी आ रही है, क्या किया जाए? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि पहली डोज इन्होंने लगवाई है अभी, और अभी भी एंटीबॉडी का लेवल नहीं बन पाया होगा, क्योंकि ये सेकंड डोज के बाद बनना शुरू होता है, जैसे कि अभी तक एविडेंसेस हैं। और इसके बीच में आप लगातार ससेप्टेबल रहते हैं कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है इस बीच में, और जैसा कि अभी सबसे ज़्यादा खतरा कोरोना से ही है, तो चांसेस हो सकते हैं कि इस बीच में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप कोई भी परेशान होने की जरूरत ना है इसमें। सबसे पहले आप टेस्ट कराइए, अपनी लोकल हेल्थ एजेंसी है उससे संपर्क करिए, और वो अपने आप आपका अरेंजमेंट करेंगे और आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। तब तक आप बिल्कुल शांत रहिए और ध्यान ये रखिए कि उस बीच में आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि आपका जो सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर हो सकता है तो आप एक पल्स ऑक्सीमीटर लेके रख लें, जिससे कि आपको ऑक्सीजन का लेवल जो आपके ब्लड का है वो पता चलता रहे, जैसे वो 94 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी कंडीशन ऐसी होती है जिनमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप तुरंत अपने जो लोकल हेल्थ एजेंसी है, जो नंबर दिए जाते हैं कोरोना हेल्पलाइन वगैरह के, उनसे आप संपर्क करिए। लेकिन सबसे पहले आप टेस्ट करा लीजिए एहतियातन। अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या इनको कोई दवाई लेने की जरूरत है अभी त्वरित तौर पर, आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, देखिए, दवाई खांसी की नॉर्मल कफ सिरप वगैरह ले सकते हैं ये, लेकिन फिर एक बार वहाँ पे लोकल जो फिजिशियन है, एक बार आप उनसे संपर्क करिए। आजकल तो हमारे यूपी में वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी दे दी गई है, ई संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है, उससे आप जो लोकल हेल्थ एजेंसी है उससे वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप अपना मुंह गला दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधाएं जो शुरू हुई हैं, इसका फायदा उठाइए। और थोड़ा सा डॉक्टर देखेगा कि वजह क्या है, क्योंकि एंटीबायोटिक हम देखने के बाद ही शुरू करते हैं नॉर्मली। हाँ, कुछ लोकल दवाएं हैं, जैसे कि आप सिट्राजीन वगैरह 10 मिलीग्राम एडल्ट डोज ले सकते हैं शुरुआत में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार लोकल फिजिशियन से संपर्क करें। चलिए कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया। और डॉक्टर ए के यादव, आप जो बता रहे थे कि जो शराब का सेवन करते हैं, जो स्मोकर है, चेन स्मोकर जिनको हम कहते हैं, लगातार वो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उनके एहतियात को लेकर के आप जानकारी दे रहे थे।
जी, मैं अल्कोहल की बात कर रहा था, तो इसमें अभी एविडेंसेस कुछ मिले हैं हमें, जिससे कि ये साबित हुआ है कि अल्कोहल जो लेते रहे हैं उनमें एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाए दोनों डोज लेने के बाद। तो जी हाईली रिकमेंड किया गया है, हमारी हेल्थ एजेंसी, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी रिकमेंड किया है कि अल्कोहल का सेवन ना करें जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दूसरी चीज, अभी स्मोकिंग पे बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई हैं, लेकिन स्मोकिंग एज ए होल आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, आपके लंग्स को कमजोर बनाता है। जी और ये हमने देखा है कि वायरस लंग्स पे जाके सीधा अटैक भी कर रहा है आजकल, गले में बहुत दिन नहीं रह रहा है, तो लंग्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सारी जो आदतें हैं इनसे कृपा करके दूर रहिए, और अपने लंग्स को मजबूत बनाने की जो एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, आधा घंटा आप कम से कम एक्सरसाइज के लिए दें, थोड़ा सांस लेने वाली हल्का फुल्का दौड़ना या वॉकिंग, तेज वॉकिंग, ये सब बिल्कुल जारी रखिए। अपने शरीर को हम जितना मजबूत बनाएंगे, और जितने भी ये सारे आदतें हैं, इन्हें बुरी आदतें ही बोला जाता है, तो हम इनसे दूर ही रहिए कृपा करके। बिल्कुल ए के यादव साहब, और दर्शक जो देख रहे हैं वो इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि आखिरकार आपको क्या एहतियात बरतने हैं। डॉक्टर साजिद, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा हूं कि जो बात ए के यादव साहब कह रहे थे कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत होती है, लेकिन एक सामान्य आदमी को क्या वैक्सीन लेने से पहले किसी एहतियात की जरूरत होती है? मेरे ख्याल से डॉक्टर यादव जी ने अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं उसी में एक लाइन जोड़ देता हूँ। जी सपोज दैट हमें कोविड नहीं ही है, तो क्या होगा अगर जो हम एक्सेस स्मोक करेंगे? यू नो, इफ यू सी द रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जी फॉर हार्ट अटैक, इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्मोकिंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर। जब हमें कोरोना हुआ तो कोरोना की पैथोफिजियोलॉजी और इन्फ्लेमेटरी स्टेज से बात क्लियर है कि कोरोना हाइपर कोआगुलेबल स्टेट क्रिएट करता है, यानी खून के थक्का बढ़ाने की प्रक्रिया कोरोना में बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़े होते हैं, IL-6, इंटरल्यूकिन, डाइमर, ये सब बढ़े होते हैं। ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि एक हम स्मोकिंग कर रहे थे पहले से, क्योंकि एक मेजर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कैरी कर रहे थे, उस पर से कोरोना हो गया। So that percent is more susceptible for development of especially heart attack, pulmonary embolism and other complications, जो कि यूजुअली दूसरे तीसरे हफ्ते में होते हैं। जी तो स्मोकिंग को कहीं कोरोना नॉन कोरोना किसी में भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, और कोई भी गाइडलाइन लेकर नहीं। बात आपकी है ड्रिंक की, एल्कोहल की, देयर आर डिफरेंस ओपिनियन। जी अगर जो एल्कोहल की मात्रा कम, then this is up to around 30 ml, तब तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बट इफ समवन इज क्रॉनिक एल्कोहल, वो समस्या यही है ना कि जब हाथ में गिलास आ जाए तो अमाउंट का कैलकुलेट होता है। तो फिर एल्कोहल एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की एक लंबी कहानी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज टू एल्कोहल इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी सब कुछ करता है, हार्ट कमजोर हो जाता है, पंपिंग कम हो जाता है। जी तो जो रिस्क फैक्टर है सामान्य आदमी के लिए कहीं से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जब कोरोना हो गया तो और आप कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं और आपकी इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती जाएगी। अब आपका सवाल क्या था, जरा स्पीड। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पलता झा जी बिहार से हमें फोन कर रही हैं। स्वागत है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा ऑपरेशन हुआ है यूट्रस का जी। सर, 1.5 महीना मतलब 20 मार्च को हुआ है, तो मैं क्या वैक्सीन ले सकती हूँ? डॉक्टर साजिद? यस श्योर, आप ले सकती हैं। आप 20 मार्च को आपको ऑपरेशन हुआ है, तो ऑलरेडी यू कंप्लीटेड 1.5 मंथ 2 मंथ, और यूट्रस ऑपरेशन होने का मतलब होता है कि आपकी 40+ नहीं होंगी, तो आप गाइडलाइन के हिसाब से भी रिकमेंडेड हैं कि आपको वैक्सीनेशन होना चाहिए। आई होप तो बिल्कुल आप वैक्सीन ले सकती हैं। आप शेड्यूल को फॉलो करिए, जब वैक्सीन लगाने जाएं उस वक्त कोई फीवर वगैरह आपको ना हो। ऑलरेडी मैंने इस बात को डिस्कस किया था, और यू आर कैंडिडेट फॉर वैक्सीनेशन। एक बार यूट्रस निकालने के बाद जस्ट 1 सेकेंड जी, फीमेल इज मोर प्रोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जैसे हम यूट्रस को हिस्टेक्टमी करके निकाल लेते हैं, जो हार्मोन का प्रभाव एक्सप्लोजन होता है खत्म होने लगता है। तो अगर इसको 35 साल पढ़ेंगे तो लेडी और प्रोन हो जाती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को डेवलप करने के लिए। तो एक रिस्क फैक्टर हिस्टेक्टमी का होना, तो बिल्कुल इनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। जी पुष्पलता जी, आप वैक्सीन लगवा सकती हैं, बिल्कुल किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, और आप जाकर के अपनी वैक्सीन ले सकती हैं। साथ ही साथ मैं वापस लौट रहा हूँ, एक यादव साहब, आपने पहले के जो एहतियात है वैक्सीन लेने से पहले के उन पर बात की, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है?
देखिए, वैक्सीन लेने के बाद अगर पहली बात आपने फर्स्ट डोज अगर ली है तो जब तक आप सेकंड डोज नहीं लेंगे उसके बाद ही आपके एंटीबॉडीज बनने शुरू होंगे। तो जो एहतियात हैं नॉर्मल वे में जो हम सभी को बताते हैं जी कि वही है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है और लोगों के साथ में, और खासकर घर के अंदर भी आपको दूरियां बना के रखें तो बहुत अच्छी बात है। और धीमी आवाज में बात करें, क्योंकि जो भी हमने देखा है कि कोरोना वगैरह होता है, कोरोना होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। तो धीमी आवाज में हम बात करेंगे तो ये ड्रॉपलेट कम निकलते हैं। दूसरी चीज, हम कोई भी चीज को छूते हैं तो हम रेगुलरली वॉश करेंगे। जो अभी नए रिकमेंडेशंस आए हैं उसमें थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। जो पिछली साल कोरोना हुआ था, जो हमारे रिकमेंडेशंस थे उसमें जी ये था कि हम हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धुलेंगे, उसका भी एक तरीका था, वो बताया गया था। लेकिन अभी जो नया रिकमेंडेशन में रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं उसमें 40 सेकंड एटलीस्ट आपको अपने हाथों को रगड़ते हुए धोना है। दूसरी बात, उसके बाद में आपको सैनिटाइजर भी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी वाइप ऑफ करें, यानी कि सूखा जब तक सूख ना जाए तब तक आपको हाथों को रगड़ना है एटलीस्ट 40 सेकंड तक। और जी आपने खासकर ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी, और खासकर घर से बाहर कम निकलें आप। घर से बाहर अभी जाएं जब बहुत जरूरी हो। खासकर ये ध्यान रखें घर का वही सदस्य बाहर जाए जो थोड़ा सा मजबूत हो, यानी कि यंग हो। जी खासकर ओल्ड लोग और खासकर बच्चे, इनको बाहर जाना अवॉइड करें। और बाहर भी तभी जाएं जब बहुत जरूरी काम हो। जी। और जहाँ भी जाएं वहाँ पे ये सारे नियम के पालन, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन आप हमेशा करें। मास्क जरूर आपके मुंह पे होना चाहिए। रिकमेंडेड N95 मास्क है लेकिन वो सबके पास नहीं हो सकता, तो इसके बाद ट्रिपल लेयर मास्क है, वो भी नहीं है आपके पास, तो कम से कम जो कॉटन का मास्क है वो लगा के निकलें। जी और वो भी प्रॉपर वे में मास्क लगा होना चाहिए, इधर उधर जगह नहीं छूटनी चाहिए और नाक के नीचे नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग नाक के नीचे लगा लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी सांस रुक रही है और मुंह से वायरस अंदर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाक और मुंह दोनों को अच्छे से कवर करना जरूरी है और साइड में भी मास्क को अच्छे से चिपका होना चाहिए, कैसे जिससे अंदर कोई भी वायरस की एंट्री ना हो। जी ये थोड़ी ध्यान देने वाली हैं। और जब भी कोई सिम्टम्स आपको लगे, जैसा कि बताया गया, खांसी जुकाम बुखार, बिल्कुल यादव साहब, मैं थोड़ा शरीर सा आपको रोक रहा हूं, उस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त दर्शकों को हम बता दें कि सुनील कुमार शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं उरई के। शुक्ल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ल साहब, जैसे कि आज से 11 और जिलों में 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी और इसकी शुरुआत हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या अपील आप इंडिया न्यूज के माध्यम से करना चाहते हैं आम जनता को? हम दर्शकों को अपील करना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। बिना वैक्सीनेशन के असुरक्षित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का प्रयोग करें। हमारे यहाँ करुणा द्वारा 1186 काम लगभग 1,92,000 घरों का सर्वे किया गया है जी 16 सिम्टोमेटिक मिले, सबको किट दे दी गई है एहतियात, और लगातार 20 टीमें जांच के लिए लगी हैं, वैक्सीनेशन के लिए लगी हैं। वो गांव में जाके जांच कर रही हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। लोगों को लगातार अपील की जा रही है, बताया जा रहा है आवश्यक। शुक्ल साहब, वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है, प्रशासन की ओर से की गई है कि ताकि वहां तक कोई आए तो उसको परेशानी नहीं हो और ज्यादा बिना समय गुजरे उनको वैक्सीन लगाई जा सके? वैक्सीनेशन सेंटर पे पूरी व्यवस्था की गई है। पहले आता है लाइन से लग करके आगे का मतलब जो है तो लाया जाता है और उसको बुलाने पे वैक्सीनेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन बाद वैक्सीनेशन बाद सब जो है 30 मिनट आधा घंटा उसको जी। लेकिन शुक्ल साहब, ये भी देखने में आया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जो डोज हैं उनके खराब होने की तादाद भी सामने आई कि वो खराब हो जाती हैं। उसको लेकर के क्या अब कोई जरूरी एहतियात आप लोग एक्स्ट्रा बरत रहे हैं? उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरीके से आप इस बात का ख्याल रखें कि कम से कम हमारा जो डोज है वो खराब हो? जी, इसके संबंध में गाइडलाइन जिलाधिकारी महोदया ने जारी की है कि जो व्यक्ति पहुंचे उनको और बुला करके एक बार में 10 व्यक्तियों को लगाया जाता है। तो उसके लिए उसको जो है 10 व्यक्ति हो जाए तो बाइल खुल जाए। जी,
ग्रामीण इलाकों में लोगों के सामने ये भी समस्या आ रही है कि कुछ लोग जो है अनपढ़ हैं और वे अपना रजिस्ट्रेशन जाकर के वेबसाइट पर नहीं करवा पाते हो, तो क्या अगर वे सेंटर पर आते हैं उस उम्र के लिहाज से उसमें फिट हैं तो सेंटर पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि उनको वैक्सीन दे दी जाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या साथ में लेकर के आना होगा, कोई डॉक्यूमेंट लेकर के आना होगा? उनको आधार कार्ड लाना है। आधार कार्ड ला करके कोई भी व्यक्ति सेंटर पर, नजदीकी सेंटर पर जाकर के अपनी वैक्सीन लगवा सकता है, 18 से ऊपर वाले? जी 18 से ऊपर वाले, क्योंकि हमारे तक में 18 वाले तो नहीं है, हमारे यहाँ अभी 45 से ऊपर वाले हैं। जी, अभी आपके यहाँ पर 18 प्लस से ऊपर वालों की शुरुआत नहीं हुई है, 45 से ऊपर वालों को आप वैक्सीन दे रहे हैं? जी जी। वैक्सीनेशन की उपलब्धता अब पूरी तरह से यहाँ पर सुनिश्चित है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ दिक्कतें सेंटर पर आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनको कैसे आप दूर कर रहे हैं? बहुत कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है जी। और इस समय सीधे सरल से सब लोग रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बस अब यही है जनता से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल्कुल, और हम भी यही कोशिश करें। शुक्ल साहब, इंडिया न्यूज एक कार्यक्रम खास तौर पर चला रहा है इसके लिए, इंडिया न्यूज ओपीडी, और उसमें जितनी भी भ्रांतियां हैं, चाहे वो कोविड को लेकर के लोगों में हो या फिर आम ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन को लेकर के हो, तो उन भ्रांतियों का सीधा समाधान भी हम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर साजिद अंसारी और डॉक्टर AK यादव। जी जी। तो सीधे हम दर्शकों को जो भी फोन कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, उनकी भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं और एक जागरूकता भी इसके जरिए पैदा की जा रही है। इसके लिए सर आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है, परेशानी हो रही है और हम चाहेंगे कि उसको पूरी तरह से ठीक कर पाएं और आपसे और आगे बातचीत को जारी रखें। लेकिन साजिद अंसारी साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि इस वैक्सीन को लेने के बाद, लेकिन कुछ लोगों का लगातार, जैसे हमारे 1-2 दर्शकों ने भी पूछा कि वैक्सीन लेने के बाद उनको बुखार आया या किसी को सर दर्द हो रहा है या किसी को और कोई तकलीफ हो रही है, तो क्या वे दवाई ले सकते हैं किसी भी तरह की अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आप वैक्सीन लेने के कुछ नियत समय तक नहीं ले सकते हैं? देखिए, जब हमें कोई समस्या होती है। जी, मैं वापस आ रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, RS मेहरा बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मेहरा साहब, अपना सवाल पूछिए। सर, मैंने 11 अप्रैल को फर्स्ट डोज लगवाई थी कोविशील्ड की। जी, 11 अप्रैल को कोविशील्ड की फर्स्ट अप्रैल को लगवाई थी। अब दूसरी मैंने कब लगवानी चाहिए? आपने 1 अप्रैल को लगाई या 11 अप्रैल को लगवाई? 11 अप्रैल को सर, सॉरी 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को आपने लगवाई? हाँ जी। डॉक्टर AK यादव साहब, क्या सजेस्ट करेंगे आप, दूसरी डोज इनको कब लगेगी? देखिए, जो अभी रिसेंटली जैसा कि गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसमें पहली डोज के 45 डेज के बाद दूसरी डोज लगवानी है। तो आपकी 11 अप्रैल हुआ है तो आपको वही 25-26 के आसपास डोज लगेगी। दूसरा, आपको एक मैसेज आया होगा, उसमें आपकी डेट भी मेंशन की गई होगी उसमें, और एक बार जाने से पहले फिर भी एक बार प्रोसेस उसका पता कर लें। जब सेंटर पे आप गए हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपका हो या उससे पता कर लें। पहले आप किस दिन आपको जाना है ये भी आप उससे कंफर्म करके ही जाएं। मेहरा जी, आपके मैसेज कोई फोन में आया होगा, इसीलिए नंबर लेते हैं और वो आपको सूचित भी करते हैं कि आपको अगली डोज इस तारीख को लगनी है। उस तारीख को आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां पर आपने पहला टीका लगवाया, वहां पर जाकर के आप दूसरी डोज भी ले सकते हैं। शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया। डॉक्टर साजिद अंसारी, कंटिन्यू करते हैं उसको, आप बता रहे थे। जी जी, जैसे आपका सवाल था कि बुखार आ गया वैक्सीनेशन के बाद या और क्या सावधानी लेनी है। देखिए, कोरोना नहीं होता और किसी को बुखार आ रहा होता है, कोरोना है बुखार आ रहा है, वैक्सीन लिया बुखार आ रहा है, तो क्या हुआ? जब हम किसी चीज की डायग्नोसिस बनाते हैं तो इन टोटल बनाते हैं, मरीज के क्या सिम्टम है, हम उससे क्या पूछ रहे हैं और क्या सपोर्टिव क्लूज हैं। तो अगर जब वैक्सीनेशन के 48 आवर के अंदर किसी को इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं तो मोस्ट लाइकली ये पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन इंड्यूस हो सकता है या कंकमिटेंटली वो दूसरे इन्फेक्शन पहले से लेके चल रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जी। वैक्सीनेशन इंड्यूस जो फीवर होता है यूजुअली बहुत हाई ग्रेड नहीं होता है, लोकलाइज पेन होता है, बॉडी एक होता है और 2 दिन तक ठीक हो जाता है।
ठीक। जी अगर जो उसके बाद अगर जो किसी लोगों को समस्याएं आती हैं, जैसे सपोज दैट वैक्सीनेशन के 10वें दिन हमें फीवर शुरू हुआ, फीवर में खांसी नहीं है उसको, बस फीवर हो रहा है, थोड़ा सा और जो सिम्टम जीआई सिम्टम है, थोड़ा सा हेडेक है, सो मेनी सिम्टम इज देयर। तो फीवर के अगर जो आप काजेज पढ़ेंगे तो किताबों में 80 वजह लिखी हुई है, बट राइट नाउ गाइडलाइन की कोई भी फीवर को पहले कोविड को आप एक्सक्लूड करिए। तो कोविड को देखिए आरटीपीसीआर कराएंगे, हम डेफिनेटली कराएंगे, बट बिल्कुल अपने हम आंखों को बंद नहीं रखेंगे जस्ट स्टक ऑन कोविड कोविड एंड कोविड। लेट अस सी द अदर पॉसिबिलिटी एज ए डॉक्टर कि और क्या उसमें समस्या हो सकती है। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए, पेशेंट पे प्रोसीड करने के लिए हम सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कोविड का एरा है, कोविड इन्फेक्शन इज अ वेरी प्रीडोमिनेंट इन आवर सोसाइटी, तो उसको हम पहले ध्यान में रखते हैं और उसको एक्सक्लूड करते हैं। जी यादव साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जो साजिद अंसारी साहब बता रहे हैं? कोई ऐसी दवाई है जो प्रतिबंधित है कि वैक्सीन के बाद नहीं ली जानी चाहिए? डॉक्टर ने जैसे बिल्कुल सही बताया कि इस समय कोविड एरा चल रहा है और पहले हमारे जमाने में कोविड ही रहता है कि हम पहले अगर बुखार और इस तरह के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं, यानी कि जो जुकाम खांसी वगैरह लेके मरीज आता है, तो सबसे पहले हम कोविड ही सोचते हैं और उसके लिए हम पहले टेस्ट कराने का रिकमेंडेशन देते हैं। और खासकर लेकिन ऐसा कोई कंट्रा इंडिकेशन ऐसा नहीं आया है अभी तक कि हम बुखार खांसी के लिए जनरल दवाएं नहीं चला सकते हैं। हम बुखार को जनरल हम दूसरे टेस्ट भी करा लेते हैं साथ में, जैसे कि सीबीसी हुआ और टाइफाइड, मलेरिया और भी कॉज होते हैं बुखार के, तो वो जानने के लिए हम करा लेते हैं टेस्ट और अकॉर्डिंगली हम दवाई शुरू कर सकते हैं। ऐसी दिक्कत मुझे तो नहीं लगती है, अगर कोई और है। जी सुनील जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से तो एक जागरूकता पैदा की ही जा रही है, लेकिन क्या कोई और किसी तरीके से भी आप ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं? जी, शहरी वैक्सीनेशन को लेकर के। जी 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 शहरी क्षेत्र में 184 निगरानी समितियां लगी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 574 निगरानी समितियों के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। जी जी, जागरूकता बढ़ रही है और जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रशासन सक्रिय है। एक सवाल ये कि आज 11 और जिलों में 18+ उम्र वालों को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, आपके उरई में ये कब तक होगी? इस संबंध में जैसे ही शासन से आदेश प्राप्त होगा हम लोग वैक्सीनेशन चालू करेंगे। जी, लेकिन फिलहाल अभी कोई आदेश इस तरह का नहीं आया है, आपके यहाँ पर शुरुआत नहीं हुई है? अभी 45+ वाले चल रहे हैं। अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो आज अभी जिन वैक्सीनेशन सेंटर पर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं उनकी तादाद कितनी है? और अगर हम ग्रामीणों के पास का देखें तो क्या आपने सारे सब सेंटर्स को इसके लिए चुना है, सीएससी को, पीएससी को चुना है? जी जी, 71 है आपने रखा है सर? सीएससी पीएससी रखी है जी, और 71 जगह हैं, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सब हैं, 71 टीम्स हैं। और इसकी जानकारी अगर कोई लिस्ट देखना चाहें सुनील जी, तो वो कहां पर देख सकता है कि उसका नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर कहां है उरई में? लिस्ट 50 की जाती है और सीएमओ ऑफिस में एक इसके लिए प्रशिक्षण डीआईओ लगे हैं जी, उनके माध्यम से सभी बता सकते। लेकिन क्या ऑनलाइन जानकारी भी इसके ली जा सकती है कि वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ है उसके नजदीकी? जी, हमारे ICCC केंद्र बना है, वहां से भी 25-25-16 नंबर जारी है, उससे जानकारी ली जा सकती है। 25-25-16 नंबर पर उरई के जो लोग हैं वो जानकारी ले सकते हैं कि उनका नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर है। बिल्कुल 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 जी। एक यादव साहब, मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूँ। आप एक ब्लैक फंगस का जिक्र कर रहे थे और उस पर बात पूरी नहीं हो पाई थी, मुझे याद है। अगर उसके लक्षणों की हम बात करें, आप लक्षणों की बात कर रहे थे, वो आधी रह गई थी बात, तो उस पर आगे क्या कहना चाहेंगे? क्या लक्षण है उनके और लोगों को क्या एहतियात बरतने की इस पर जरूरत है? देखिए, खासकर जो लोग डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्हें पहले से कोई रीनल डिसीज है या लिवर की डिसीज है बहुत समय से, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है पहले से, और अगर वो कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जहाँ पे उनको ऑक्सीजन लग रही है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, जो कि जिसमें कि नमी होती है,
और स्टेरॉइड चल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस इम्यूनिटी को और डाउन करती हैं और साथ ही ये जो नमी वाली ऑक्सीजन है ये एक मीडियम देती है इस फंगस को ग्रो करने का। और ये फंगस ऑलरेडी हमें पता है कि पहले से ही इन्फेक्ट करता रहा है डायबिटिक पेशेंट्स और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट को, और बहुत ही ज़्यादा फैटल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मॉर्टेलिटी रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। लेकिन और आज के समय में इसने इस खतरे को और बढ़ा दिया है जबकि कोरोना चल रहा है, इसलिए इसके लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो प्राइमरी लक्षण है जो मैंने पहले बताया कि इसमें सबसे पहले कई बार चेहरे में सूजन आती है, चेहरे का कलर चेंज होता है, कभी कभी दर्द हो सकता है नाक के अंदर नाक बंद होना हो सकता है, इस तरह के लक्षण आने शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे में तुरंत अपना जो इलाज करने वाले चिकित्सक हैं उनको आप अवगत कराएं इस चीज़ से, जिससे कि वो आगे के प्रयास कर सकें। और खासकर अपना जो डायबिटिक लेवल है, शुगर का लेवल है, वो कंट्रोल रहना ज़रूरी है। बाकी बीमारियां इस समय कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी चिकित्सक पहले से ही सारी तैयारियां हैं इन चीज़ की हमारे सारे हॉस्पिटल्स में कि ENT स्पेशलिस्ट हैं जो कि तुरंत एक बार एंडोस्कोपी करके देख लेते हैं कि अंदर इस तरह की कोई लक्षण लग रहे हैं, क्या हमें जांच करानी है। तो जितना जल्दी इस चीज़ का हम पता करेंगे उतना ही जल्दी हम प्रयास शुरू कर सकते हैं इसको रोकने का, आगे बढ़ने से। जी लेकिन आप ये बता रहे थे कि अगर किसी को ब्लैक फंगस है तो उसमें कोविड संक्रमण का ज़्यादा तेजी से प्रसार होता है या उसको ज़्यादा खतरा हो सकता है ऐसे पेशेंट को? जी, मैं ये बता रहा था कि कोविड संक्रमण में ये चीज़ बढ़ गई है क्योंकि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस फंगस का जो होने की दर है वो बढ़ गई है। लेकिन ये फंगस ऑलरेडी बहुत तेजी से बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि ये कोरोना काल में ही तेजी से बढ़ रहा है। ये पहले से ही इसके अपना गुण है कि ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से अपनी कॉलोनीज बनाता है, बहुत तेजी से टिश्यू को अफेक्ट करता है, टिश्यू को मारता है। और उस टाइम पे जब हम पहले से अगर नहीं जानेंगे तो हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, तो जो दवाई हम दे रहे हैं इसके लिए एम्फोटेरेसिन भी, वो भी असर करना खत्म कर हो जाएगा। तो जितना जल्दी हम जानेंगे जो बीमारी से जो टिश्यू खराब हुआ है उसको निकाल के फिर हम दवाई देंगे तो उसको हम रोक सकते हैं, समय रहते ही मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसलिए थोड़ा सावधान होना जरूरी है। जी डॉक्टर साजिद अंसारी, आजकल ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी के साथ एक डर भी है और छोटा सा बुखार आ जा रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि उनको कोविड हो गया। क्या हर बुखार कोविड हो सकता है? हाँ, थैंक यू। मैं एक इससे पहले वाले सवाल का एक उस रिएक्ट करूंगा जिसमें आपने बताया था कि वैक्सीनेशन के बाद दवाइयों का क्या करना है। जी बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले हैं जी, उसमें दवाइयों के चेंज करने का कोई गाइडलाइन नहीं है, ये क्लियर कट। अगर जो आप उस पर कंट्रोल हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखें। जी, जो दूसरा सवाल मेरे पास अक्सर कॉल आते मरीजों के, डॉक्टर साहब जो खून पतला करने की दवाई दे रहे थे क्या उसको बंद कर दिया? ये सोच बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। उसको कंटिन्यू रखना अति आवश्यक है। इसलिए कि आप हाइपरटेंसिव थे, इसका मतलब कि आप सीवी रिस्क को कैरी कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगाए, अप टू माइल्ड क्रिएट हाइपरकोagulability। तो दवाई डोज बढ़ाने का कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन एंटी प्लेटलेट और प्रोटीन दवाई से आपसे उसको कैरी ऑन करना बिल्कुल कंफर्म। जी जी। और आपका जो दूसरा सवाल था जी कि ग्रामीण अंचल में क्या, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ग्रामीण परिस्थिति से हूँ, अब रहता हूँ तो मैं भली बात करता हूँ। क्योंकि एक बहुत डर है डॉक्टर साहब इस बात को लेकर के, कोरोना का इतना पैनिक फैला हुआ है और वाकई लोगों को डरना भी चाहिए इस बात से, और कि कैसे हम इसको रोक पाएं, एहतियात कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जो बुखार हो रहा है तो लोग इस बात को डर जा रहे हैं कि क्या उनके अंदर कोरोना हो गया है, क्या हर बुखार कोरोना हो सकता है, ये मेरा सवाल था। जी जी जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी, हर बुखार कोरोना तो नहीं हो सकता, ये कटु सत्य। लेकिन आजकल जो पैंडेमिक डिजीज हुई है और जिस वजह से इसका फैलाव हो रहा है, तो फीवर के पेशेंट को कोरोना रूल आउट करना जरूर। नंबर 2, जो हम ग्रामीण अंचल में बीमारी रोकने की बात करते हैं जी, अभी मैं लास्ट मंथ एक सोशल कार्यक्रम में गया, मूलतः एक गाँव जाकर, तो उस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि 2-4 लोग मास्क लगाए थे और सब लोग ऐसे ही किए। उसके पीछे 2 वजह, एक तो अवेयरनेस और की अवेलेबिलिटी ना होना।
तो मैं अपने लोगों से, अपने सराउंडिंग के लोगों से ये कहता हूँ कि मास्क नहीं है तो बस गमछा है, उसी को 2-3 लेयर बना के कम से कम अपने नाक और मुंह को ढक के रखिए और मास्क की व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको हाथ क्लीन करना है। सैनिटाइजर मिलना गांव के लोगों में, आई मीन फैसिनेटिंग बात कर देना, उसको प्रैक्टिकली देना बड़ा मुश्किल है। तो सैनिटाइजर हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने मरीजों से, स्पेशली गाँव वालों से ये कहता हूँ कि आप हैंड वॉशिंग करें, जो तरीका वैसे करें, और अपने नाक और मुंह को कम से कम छूने की कोशिश करें यथासंभव हो सके। जी डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ल साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त आप के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये भी है कि लोगों की जान तो बचाएं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी लोगों को पूरा लगे, जिससे कि हम कोरोना पर विजय पा सकें। लेकिन सुनील जी, आपके जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको किस तरीके से आप बचा रहे हैं कोरोना से, किस तरीके के एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? जो हमारे कोरोना वर्कर्स हैं उनको मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स, सब पीपी किट दी जा रही है, जिसके माध्यम से उनको बचाया जा रहा है और उनमें जागरूकता पैदा की जा रही है कि अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम अपना नाक रखिए, और उनमें पूरी जागरूकता पैदा करके उनको बचाया जा रहा है और कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन हो चुका है। जी, और उम्मीद करते हैं कि देखिए आप सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन कर सकें। के यादव साहब, आखिरी में कमेंट मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को कुछ और जोड़ते हुए कहना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो और छूट गया हो। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही मूल मंत्र जो कि सभी लोग दे रहे हैं कि कम से कम आप 1 मीटर की दूरी रखिए, हाथों को रेगुलर सैनिटाइज करिए और मास्क को लगाइए। यही चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं, बाकी चीजें ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल एहतियात बरतने की जरूरत है। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर साजिद आपका भी, डॉक्टर के यादव साहब आपका भी, सुनील कुमार शुक्ल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के वैक्सीन आपको लेनी है और एहतियात बरतते हुए तमाम जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनके हिसाब से अपने डॉक्टर को जरूर बताएं अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियात बरतें।